प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन मानव के पाचन तंत्र की क्रिया विधि को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में हमने इसकी क्रिया विधि के 2 चरणों का अध्ययन किया, जिसमें प्रथम चरण था अंतर्ग्रहण, दूसरा था पाचन, तीसरा चरण है अपना अवशोषण, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो सभी बच्चे सच्ची लगनता के साथ इस वीडियो को देखेंगे। अपना टॉपिक है अवशोषण। एब्जॉर्प्शन क्या चीज है? तो पचित भोजन में, ध्यान से देखना, पचित भोजन में खाद्य पदार्थों कई प्रकार के विटामिन निर्मित होते हैं। तो विटामिन, साल्ट्स यानी लवण बनते हैं, तथा H2O यानी जल। तो ध्यान देना, पचित भोजन में खाद्य पदार्थों, विटामिनों, लवणों तथा जल का आंतरिक उपकला के द्वारा, ध्यान से देखना, किनके द्वारा? आंतरिक उपकला के माध्यम से या आंतरिक उपकला द्वारा रक्त तथा लसिका में स्थानांतरण, लसिका में ट्रांसफर करो, स्थानांतरण क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, खाद्य पदार्थों, विटामिनों, लवणों तथा जल का आंतरिक उपकला द्वारा रक्त तथा लसिका में स्थानांतरण क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। देखो, अवशोषण, अधिकांश पदार्थों का अवशोषण क्षुद्रांत्र में होता है। किसमें होता है? क्षुद्रांत्र में, यानी अधिकांश जो पदार्थ है उनका अवशोषण किसमें हो जाता है? क्षुद्रांत्र में हो जाता है। देखो, क्षुद्रांत्र में क्या है? कई प्रकार के वलन पाए जाते हैं। वलन, रंसांकुर, और क्या पाए जाते हैं? रंसांकुर के ऊपर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ये वलन, रंसांकुर, सूक्ष्मांकुर आंतरिक उपकला के लिए क्या काम करते हैं? अवशोषणकारी तल का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्या काम करते हैं? अवशोषणकारी तल का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम है करते हैं, जिससे इसका अवशोषण जो तल है वो लगभग 1000 गुना तक बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1000 गुना तक बढ़े जाता है। देखो, क्षुद्रांत्र में अधिकांश पदार्थों का अवशोषण होता है। इसमें स्थित वलन, रंसांकुर, सूक्ष्मांकुर अवशोषणकारी तल का क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करते हैं। और कितना बढ़ा देते हैं? लगभग 1000 गुना तक उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये जो सूक्ष्मांकुर है, ये ब्रूश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। सूक्ष्मांकुर किसका निर्माण करते थे? ब्रूश बॉर्डर का निर्माण करने का कार्य करते हैं। रंसांकुर की केंद्रीय भाग में यहाँ हम बोले तो देखो, रंसांकुर में क्या पाई जाती है? एक केंद्रीय लसिका कोशिका, ध्यान से देखना, एक केंद्रीय लसिका कोशिका तथा रक्त कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केंद्रीय लसिका कोशिका पाई जाती है और एक रक्त कोशिका पाई जाती है, जो पचित भोजन को क्या करती है? अवशोषित करने का कार्य करती है। तो एक बार फिर से देखो, खाद्य पदार्थ, विटामिनों, लवणों तथा जल का आंतरिक उपकला द्वारा रक्त तथा लसिका में स्थानांतरण क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अधिकांश पदार्थों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? क्षुद्रांत्र के द्वारा होता है। क्षुद्रांत्र की श्लेष्मिक उपकला पर स्थित वलन, रंसांकुर, सूक्ष्मांकुर अवशोषणकारी तल का क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करते हैं, और ये तक 1000 गुना तक अवशोषणकारी तल के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसमें स्थित सूक्ष्मांकुर ब्रूश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं? ब्रूश बॉर्डर का निर्माण कर देते हैं। रंसांकुर में केंद्रीय लसिका कोशिका तथा रक्त कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा जो पदार्थ वसा में घुलनशील है, देखो ध्यान से देखना, वे पदार्थ जो किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कौन से पदार्थ? तो देखो, किसकी बात की जाए? एल्कोहल प्लस कई प्रकार की औषधियां जो किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। इनका अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो इनका अवशोषण आमाशय के द्वारा होता है। ध्यान रखना, अधिकांश पदार्थों का अवशोषण क्षुद्रांत्र में होता है, लेकिन वे पदार्थ जो वसा में घुलनशील हैं, उनका अवशोषण किसके द्वारा होता है? आमाशय के द्वारा उनका अवशोषण होता है। और वे पदार्थ कौन से? एल्कोहल तथा कई प्रकार की औषधियां जो क्या करती है? वसा में घुलनशील है, और उनका किसमें अवशोषण हो जाता है? आमाशय में अवशोषण हो जाता है। नोट, याद रखना, वर्धांतर एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर अधिकतम जल का अवशोषण होता है। तो जल का अवशोषण किस भाग में होगा? वर्धांतर में होगा। तो कैसे हुआ? क्षुद्रांत्र में अधिकांश पदार्थ, और आमाशय में वसा में घुलनशील पदार्थ, और वर्धांतर में किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण होता है।
अब देखो पचित भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अवशोषण योग्य होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें मोनोसेकेराइड शर्करा, और मोनोसेकेराइड शर्करा में किस किस को शामिल किया गया है, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और फ्रक्टोज। ये कुछ ऐसी शर्कराएं हैं जो सरलतम शर्करा मानी जाती है, अथवा कि जिसे हम क्या कह सकते हैं, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अलावा इसके अंदर मोनोग्लिसरोइड, एमिनो अम्ल तथा वसीय अम्ल ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो अवशोषण योग्य हैं। तो देखो ये सरलतम पदार्थ है जिनका पूर्णतः पाचन हो जाता है, और ये वे पदार्थ हैं जिनका आंतरिक उपकला कोशिका क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, इनको अवशोषित कर लेती है। जिनमें मुख्यतः किसको माना गया, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, फ्रक्टोज, मोनोग्लिसरोइड, एमिनो एसिड तथा फैटी एसिड या वसीय अम्ल को माना जाता है। इन पदार्थों का अवशोषण दो विधियों के द्वारा होता है, जिन्हें क्रमशः सक्रिय अभिगमन तथा निष्क्रिय अभिगमन कहा जाता है। यानी ये वे पदार्थ हैं जो अवशोषण योग्य हैं, और इन पदार्थों का अवशोषण कितनी विधियों के द्वारा माना गया है, दो विधियों के द्वारा माना गया है। और उनमें दो विधियां कौन सी है, सक्रिय अभिगमन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय अभिगमन इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट। सर्वप्रथम हम सक्रिय अभिगमन की बात करते हैं। सक्रिय अभिगमन देखो ग्लूकोज तथा एमिनो एसिड, ध्यान से देखना, ग्लूकोज तथा एमिनो एसिड का अवशोषण सक्रिय अभिगमन विधि द्वारा होता है। और किसमें होता है, ग्लूकोज तथा एमिनो एसिड का अवशोषण सक्रिय अभिगमन विधि द्वारा किसमें हो जाता है, ब्लड में हो जाता है, रक्त में हो जाता है। अब इस अभिगमन के लिए जो ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा सोडियम सह अभिगमन से प्राप्त होती है। सोडियम सह अभिगमन से प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है कि इस ग्लूकोज के साथ में एमिनो एसिड के साथ में किसका परिवहन होगा, सोडियम आयन का परिवहन होगा, और यह सोडियम आयन क्या काम करेगा, इसको क्या देगा, एनर्जी देगा। एक बार फिर से देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ग्लूकोज तथा एमिनो एसिड का अवशोषण रक्त में हो जाता है, और इसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वह ऊर्जा सोडियम सह अभिगमन से प्राप्त होती है। इस तंत्र में ध्यान से देखना, इस तंत्र में सोडियम आयन का आंतरिय उपकला कोशिका से बाहर अवशोषण होता है। ध्यान से देखना, यानी सोडियम आयन का आंतरिक उपकला कोशिका से क्या हो जाता है, बाहर अवशोषण हो जाता है, और सोडियम आयन का सक्रिय अभिगमन बोले, यानी सक्रिय अभिगमन कोशिका में पहले ही हो जाता है। इसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, एटीपी से प्राप्त होती है। जब सोडियम आयन आंतरिक उपकला कोशिका से बाहर जाएगा तो कोशिका के भीतर सोडियम आयन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए देखो विसरण प्रक्रिया द्वारा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा आंतरिक जो गुहा है, इंटेस्टाइन कैविटी जो क्या काम करती है, आंतरिक गुहा उपकला कोशिका में सोडियम आयन का परिवहन करती है। ध्यान से देखना क्या होता है कि कोशिका के बाहर कौन सा आयन चला गया, सोडियम आयन, तो कोशिका के भीतर सोडियम आयन की कमी होगी। इस सोडियम आयन की कमी को पूरा करने हेतु कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा, विसरण की प्रक्रिया, डिफ्यूजन के द्वारा आंतरिक जो गुहा है वो उपकला कोशिका में किसको मिश्रित कर देती है, सोडियम आयन को मिश्रित कर देती है। तो इस प्रक्रिया में देखो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन काम करती है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन काम करती है, और उस प्रोटीन को विसरण प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसरण प्रोटीन कहा जाता है। और वो प्रोटीन क्या काम करती है, यानी सोडियम तथा खाद्य पदार्थों के साथ में जुड़ जाती है, सोडियम तथा खाद्य पदार्थों के साथ में जुड़े जाती है। जैसे ही वो प्रोटीन सोडियम तथा खाद्य पदार्थों के साथ में जुड़ती है तो ये जो यौगिक है, कौन सा यौगिक, कौन सा आयन, सोडियम आयन, एक ध्यान से देखना, विद्युत रासायनिक प्रवणता के माध्यम से एक बल काम करेगा, जिसे विद्युत रासायनिक प्रवणता कहते हैं, के माध्यम से उपकला कोशिका के भीतर जाता है,
उपकला कोशिका के भीतर जाता है। कौन से बल के माध्यम से? विद्युत रासायनिक प्रवणता के माध्यम से किसमें चला जाता है? उपकला कोशिका के भीतर चला जाता है। और इसके बाद में क्या होता है कि सोडियम ग्लूकोज, ध्यान से देखना, सोडियम ग्लूकोज या सोडियम एमिनो अम्ल का परिवहन साथ साथ होता है, इसे सोडियम अभिगमन कहा जाता है। तो देखो पहला अपना पॉइंट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सक्रिय अभिगमन है। एक बार फिर से देखें, पूरा रिपीट कर रहा हूं। सक्रिय अभिगमन में क्या होता है? ग्लूकोज तथा एमिनो एसिड का परिवहन या हम कह सकते हैं अवशोषण रक्त में होता है, और इस अवशोषण के लिए, इस अभिगमन के लिए जो ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो कहां से पूर्ण होती है? सोडियम सह अभिगमन से प्राप्त होती है। और इस चरण में क्या होता है कि सोडियम आयन जो है, यानी सोडियम आयन का आंतरिक उपकला कोशिका से बाहर अवशोषण होता है, और इसका जो सह अभिगमन वो पहले ही हो जाता है। इसके लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? एटीपी से प्राप्त होती है। जब सोडियम आयन कोशिका से बाहर जाता है तो कोशिका के भीतर सोडियम आयन की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए विसरण की प्रक्रिया के द्वारा आंतरिक गुहा से सोडियम आयन उपकला कोशिका के भीतर प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन काम करती है, जिसे विसरण प्रोटीन कहते हैं। वो प्रोटीन क्या काम करती है? सोडियम तथा खाद्य पदार्थों के साथ में जुड़ जाती है, या इनके साथ में मिलकर के क्या काम करती है? पारगम्य होती है, विसरित होती है, गमन करती है। और जैसे ही ये सोडियम आयन तथा खाद्य पदार्थ इस प्रोटीन से जुड़ जाते हैं तो सोडियम आयन क्या काम करता है? विद्युत रासायनिक प्रवणता के माध्यम से उपकला कोशिका के भीतर प्रवेश करता है, और सोडियम ग्लूकोज या सोडियम एमिनो एसिड साथ साथ क्या हो जाते हैं? परिवहित हो जाते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? सोडियम अभिगमन कहा जाता है। तो पहला चरण कौन सा? पहला विधि कौन सा हुआ अपना? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं वसा का अवशोषण। वसा का अवशोषण। वसा का अवशोषण किस प्रकार से होता है? तो ध्यान से देखेंगे, जितनी भी प्रकार की वसाएं हैं, वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड तथा कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण द्वारा लिम्फ यानी लसिका में अवशोषित होती है। एक बार फिर से देखना, वसा का अवशोषण किसके रूप में होगा? वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड तथा कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण द्वारा किसमें हो जाता है? लसिका में उनका अवशोषण हो जाता है। देखो वसा के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? पित्त की है, बाइल की है, बाइल जूस है, पित्त की है। पित्त क्या काम करता है? पित्त वसा अम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड के साथ में जुड़ करके एक जटिल संरचना का निर्माण करता है, एक जटिल सूक्ष्म संरचना का निर्माण करता है, जिसे मिसेल कहते हैं। ध्यान देना मेरे विद्यार्थियों, मैंने क्या बताया आपको कि वसा का अवशोषण वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण द्वारा किसमें हो जाता है? लसिका में हो जाता है। वसा के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी बताई गई है? पित्त की बताई गई है। देखो पित्त क्या काम करता है? वसा अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड के साथ में मिलकर के एक जटिल सूक्ष्म संरचना का निर्माण कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। और मिसेल किसमें विलय है? मिसेल काइन में विलय होता है। किसमें विलय होता है? काइन में विलय होता है। इसके साथ में मिलेगा। और मिसेल को बोला जाए तो यह 3 से लेकर के 6 माइक्रोमीटर व्यास की गोलाकार संरचना होती है। तो मिसेल का आकार देखो, 3 से 6 माइक्रोमीटर व्यास की गोलाकार संरचना है। मिसेल के केंद्रीय भाग में, ध्यान से देखना, मिसेल के केंद्रीय भाग में वसीय अम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड पाया जाता है, जिसके चारों ओर पित्त लवण पाए जाते हैं। जिसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? पित्त लवण पाए जाते हैं। ध्यान से देखो, मिसेल क्या है? मिसेल
वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड तथा पित्त से बनी हुई एक जटिल सूक्ष्म संरचना है जिसका आकार 6 माइक्रोमीटर होता है और ये कायम में विलय होती है। इसके केंद्रीय भाग में वसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड पाया जाता है जिसको चारों ओर से कौन घेरे रहते हैं? पित्त लवण घेरे रहते हैं। अब देखो इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से इसका अवशोषण होता है। जैसे ही ये मिसेल आंतरिक उपकला के पास में रसायनों के पास में पहुंचते हैं वसीय अम्ल, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड ये दोनों और जैसे ही गुजरते हुए किसके पास में आते हैं? आंतरिक उपकला या रसायनों के पास में आते हैं तो इस निषेध में जो वसा है वो इस कोशिका झिल्ली में घुलनशील होती है और घुलनशील होने के कारण विसरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाती है? इस कोशिका के अंदर अभिगमित हो जाती है या प्रवेश करे जाती है। पीछे कौन बच गया? पित्त लवण बच गया जो पुनः किसका निर्माण करने का कार्य करता है? मिसेल का निर्माण करने का कार्य करता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि आंतरिक उपकला है या रसायनों है। जैसे फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड किसके पास में पहुंचते हैं? रसायनों के पास में पहुंचते हैं तो मिसेल में उपस्थित वसा कोशिका झिल्ली में घुलनशील होने के कारण विसरण के द्वारा कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाती है। पित्त लवण पीछे शेष रहता है जो पुनः किसका निर्माण कर देता है? मिसेल का निर्माण कर देता है। अब ये वसा तथा मोनोग्लिसराइड किसमें प्रवेश कर जाते हैं? SER यानी चिकनी अंतरपर्दवी जालिका में प्रवेश कर जाते हैं और चिकनी अंतरपर्दवी जालिका में प्रवेश करने के बाद एक विशेष प्रकार की ट्राइग्लिसराइड, ध्यान से देखना, ट्राइग्लिसराइड वसा का संश्लेषण कर देते हैं। ग्लिसराइड वसा का संश्लेषण कर देते हैं। किसका संश्लेषण करते हैं? ट्राइग्लिसराइड। किसमें पहुंचने के बाद में? चिकनी अंतरपर्दवी जालिका में पहुंचने के बाद में। एक बार फिर से देखो, फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड किसके रूप में? मिसेल के रूप में। कहां पहुंचते हैं? रसायनों के पास में पहुंचते हैं तो इसमें उपस्थित वसा कोशिका झिल्ली में घुलनशील होने का कोशिका के भीतर गमन कर जाती है। शेष बचा पित्त लवण पुनः मिसेल का निर्माण करता है और यह वसा तथा मोनोग्लिसराइड क्या करती है? SER चिकनी अंतरपर्दवी जालिका में प्रवेश करके किसका संश्लेषण कर देती है? ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण कर देती है। इसके बाद में इस ट्राइग्लिसराइड को एक विशेष प्रकार की प्रोटीन चारों ओर से घेर लेती है और उस प्रोटीन का नाम है लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन। ध्यान देना, नाम क्या है? लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन। अब जो संरचना निर्मित हो जाती है उस संरचना को काइलोमाइक्रोन कहते हैं। ध्यान देना, उसको क्या है? काइलोमाइक्रोन है। इस काइलोमाइक्रोन का क्या होता है? बहिर्कोशिका लयन होता है। ध्यान देना, बहिर्कोशिका लयन। और बहिर्कोशिका लयन के माध्यम से ये कोशिका विसरण की प्रक्रिया के द्वारा किसमें प्रवेश कर जाती है? लसिका कोशिका में प्रवेश कर जाती है। यह लसिका कोशिका है, लसिका कोशिका। और लसिका से फिर किसमें चली जाती है? शीरा के रुधिर में प्रवेश कर जाती है। शीरा के रुधिर में प्रवेश कर जाती है और फिर रुधिर का जो प्लेज्मा है या प्लाज्मा वाला जो भाग है वो एक विशेष प्रकार के एंजाइम को काम में लेगा जिसे लाइपेज कहते हैं। और डाइजेशन में हमने पढ़ा था लाइपेज का काम होता है वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ने का। इसका काम होता है वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम होता है। तो ये लाइपेज क्या काम करेगा? इस वसा को किसमें तोड़ देगा? विखंडित कर देगा। वसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड में तोड़ने का कार्य करता है और वहां पर इसका क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। तो एक बार फिर से देखो वसा का अवशोषण किस प्रकार से हुआ। मैंने आपको बताया कि वसा का अवशोषण वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण के द्वारा लसिका में होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये लसिका कोशिका है और पूरी की पूरी मैकेनिज्म जो है विसरण की प्रक्रिया को दर्शा रही है, डिफ्यूजन को दर्शा रही है। फिर मैंने बताया
कि वसा के अवशोषण में पित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पित्त क्या काम करता है? वसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड को चारों से घेर लेता है और एक जटिलतम सूक्ष्म संरचना बनाता है जिसे हम मिसेल कहते हैं। और मिसेल कायम में विलय होता है, कायम में विलय होता है, उसके अंदर घुलनशील हो जाता है। जैसे ही ये मिसेल युडकता हुआ किसके पास में आ जाता है? अंत उपकला पर उपस्थित रंध्रांकुर के पास में पहुंचता है, तो इसमें स्थित वसा कोशिका झिल्ली में घुलनशील होने के कारण कोशिका के भीतर गमन कर जाती है। पीछे की तलमवस्था जो पुनः मिसेल का निर्माण करता है। फिर ये वसा किसमें प्रवेश कर जाती है? SER अंतर चिकनी अंतर पर्दवी जालिका में प्रवेश कर जाती है और ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण कर देती है। फिर इसके बाद में क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड को एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसे लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन कहते हैं चारों ओर से घेर लेती है और एक संरचना बनती है जिसे काइलोमाइक्रोन कहते हैं। अब काइलोमाइक्रोन का बहिर्कोशिका लयन होता है और विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ये काइलोमाइक्रोन किसमें प्रवेश कर जाता है? लसिका में प्रवेश कर जाता है, जहां से शिरा के रुधिर में जाता है और शिरा के रुधिर का प्लेज्मा लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में इसको किसमें तोड़ देता है? वसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। तो हमने पढ़ा ग्लूकोज एमिनो अम्ल का अवशोषण, अभी पढ़ा हमने वसा का अवशोषण। अब नोट लगा करके नोटबुक में लिख सकते हैं कि विटामिन यानी विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं, कई प्रकार के साल्ट्स बन जाते हैं, इनका अवशोषण एक्टिव तथा इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी दोनों के द्वारा अभिगमन होता है। विटामिन की यदि बात करें मुख्यतः विटामिन ए, डी तथा के का अवशोषण निष्क्रिय तथा सक्रिय अभिगमन के द्वारा होता है। ऐसे कई प्रकार के साल्ट है NaCl, Na2CO3, NaCO3 ये कई प्रकार के साल्ट है जिनका अवशोषण सक्रिय तथा निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया कि वर्धांतर में जल का अवशोषण होता है जो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से इन पदार्थों का क्या होता है? आंतरिक उपकला के अंदर अवशोषण होता है। अब अपने मैकेनिज्म का चौथा चरण है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण देखो, स्वांगीकरण क्या चीज है? अवशोषित जो भोजन है वो रुधिर के माध्यम से, अवशोषित भोजन या पदार्थ, अवशोषित पदार्थ किसके माध्यम से? रुधिर के माध्यम से कोशिका में पहुंच जाते हैं, कोशिका में पहुंच जाते हैं और फिर कोशिका के अंदर रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म के द्वारा, श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा इनका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। इन पदार्थों का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है और किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है और इस ऊर्जा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। ग्लाइकोजन का वसा के रूप में क्या कर लिया जाता है? संचित कर लिया जाता है। एक बार फिर से देखो, स्वांगीकरण प्रक्रिया क्या है? यानी अवशोषित पदार्थ का रुधिर के माध्यम से कोशिका में पहुंचना स्वांगीकरण कहलाता है और उस कोशिका में ऊर्जा के उत्पादन के लिए इन पदार्थों का विघटन होता है और विघटन से किसका निर्माण हो जाता है? ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। इस अतिरिक्त ऊर्जा को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में कोशिका में संचित कर लिया जाता है, जहां इन यौगिकों से या ग्लाइकोजन तथा वसा से कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का निर्माण होता है जो ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। एक बार फिर से देखो, स्वांगीकरण मैकेनिज्म क्या है? अवशोषित पदार्थ का रुधिर के माध्यम से किसी विशेष कोशिका में गमन होने या पहुंचना स्वांगीकरण कहलाता है और फिर इस कोशिका में ऊर्जा के उत्पादन हेतु इन पदार्थों का विघटन हो जाता है और अतिरिक्त ऊर्जा को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संचित कर लिया जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को निर्मित किया जाता है। तो ये अपना चौथा चरण था स्वांगीकरण। पांचवा चरण है बहिक्षेपण। और बहिक्षेपण में क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अपचित भोजन जो शरीर के लिए हानिकारक है उसको बड़ी आंत्र के अंतिम भाग रेक्टम या मलाशय में क्या कर लिया जाता है? संग्रहित कर लिया जाता है। और बहिक्षेपण वह मैकेनिज्म है जिसमें इस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। तो अपना पांचवा चरण क्या बताता है? बहिक्षेपण यानी अपचित भोजन या हम कह सकते हैं हानिकारक या मल के रूप में जो भोजन बचा है उसे शरीर से बाहर निकालना या निष्कासित करना क्या कहलाता है? बहिक्षेपण कहलाता है। तो ये अपना पहला चैप्टर था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का पाचन तंत्र। धन्यवाद।